हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर प्रारंभ IAS अकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के ऐतिहासिक विकास के एक और चरण भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में। देखिए, ये क्लासेस अगर आप रेगुलरली चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें, जिससे कि आपको ये रेगुलर क्लासेस मिल सकें। देखिए, ये अधिनियम किस कालखंड में आया है थोड़ा उसे समझेंगे, क्यों आ रहा है, किस पर्पस से आ रहा है पहले उसे भी समझेंगे, ताकि हम उस व्यवस्था को समझ लें तो हमारे लिए आसानी होगी कि ये अधिनियम ऐसा क्यों आ रहा है। देखिए, कोई भी अधिनियम जब भी लाया जाता है सामाजिक व्यवस्थाओं के हिसाब से लाया जाता है, और अंग्रेज सरकार क्या चाह रही है कि शासन को लंबे समय तक बनाए रखा जा सके। अब इससे जस्ट पहले जो कुछ घटनाएं हैं उनको एक बार समझते हैं। देखिए, 1905 और थोड़ा उससे भी पहले से जो विभाजन करने की नीति है अंग्रेजों की, उसकी शुरुआत हो गई है। हालांकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों लखनऊ में सेशन करके, अधिवेशन करके एक पटल पे भी आ रही हैं। होम रूल लीग भी हो रहा है। क्रांतिकारी घटनाएं अपने दूसरे रूप में चल रही हैं। अब यहां अंग्रेज क्या चाहेंगे, देखो समझेंगे। एक तरफ तो वो शासन को, मतलब अपने शासन को मजबूत करेंगे, दूसरी तरफ जो भारतीय, जहां हम कह लें उदारवादी नेता या जो भी उस तरह का ग्रुप है जो उनके समर्थन में है, उनको कुछ रेवड़ियां भी बांटनी पड़ेंगी। और वो रेवड़ियां दी जाएंगी ताकि वो और लंबे समय तक उनके साथ रह सके। अब देखिए, समझते हैं इन्हीं आधारों पर कि ये अधिनियम क्या बात कर रहा है। सबसे पहली बात इसने क्या की कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे और जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स थे उनको अलग अलग कर दिया। देखो, समझने की बात है यहाँ। हम यहाँ पर ये संघीय व्यवस्था नहीं है, ये फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है। क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि शक्तियां और कार्यों का विभाजन होता है, किसमें, केंद्र और राज्य में। लेकिन यहाँ वो चीज नहीं है, यहाँ डेलीगेशन है। मतलब फाइनल अथॉरिटी अभी भी केंद्र के पास ही है, उसने राज्यों को कुछ विषय डेलीगेट किए हैं। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं कि डेलीगेशन किया गया है। अच्छा, अब डेलीगेशन करने के बाद भी सरकार कैसी बनी रहेगी, एकात्मक बनी रहेगी, केंद्रीकृत बनी रहेगी, मतलब यूनिटरी भी है और सेंट्रलाइज्ड भी है। मतलब अभी भी सत्ता कहां है, केंद्र के हाथ में है। अच्छा, और आगे ये क्या कर रहा है, जो प्रोविंसेस को जो सब्जेक्ट्स दिए गए, फर्दर देखिए कैंडीज हैं, लेकिन कैंडीज कैसी हैं वो भी समझिए कि क्या हो रहा है। जो राज्यों को विषय दिए गए हैं उन विषयों का फिर से एक बार वर्गीकरण किया गया। अब क्या कह रहे हैं कि जो विषय हैं राज्यों के, उन्हें दो भागों में बांट दिया, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित, एक रिजर्व्ड और एक ट्रांसफर्ड। जो आरक्षित या रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स हैं उन पर जो गवर्नर है वो लॉ मेकिंग करेगा ऑन एडवाइस ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। आप समझिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन सी, जिसमें कि उसी के लोग हैं, और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, भारतीय लोगों से क्या कहा जा रहा है, देखिए आपको हम विषय दे रहे हैं, अब आप अपने राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए कानून बनाइए। लेकिन हस्तांतरित विषय दिए जा रहे हैं उनको। हस्तांतरित विषयों पे क्या मामला हो रहा है, हस्तांतरित विषयों पे गवर्नर जो काम करेगा वो करेगा किसकी सलाह पर काम, मंत्री परिषद की, और मंत्री परिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन यहां जो समझने की बात है वो ये है कि जो प्रमुख विषय थे जैसे रक्षा, राजस्व, ये सब तो रखे गए आरक्षित विषयों में, और जो विषय ऐसे थे जहां पर कि खर्चा होना था जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, इन्हें रखा गया हस्तांतरित विषयों में। मतलब भारतीय लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है साहब, होनी चाहिए, लेकिन उसकी फंडिंग कहां से लाओगे, यहां पर मामला दूसरा, क्योंकि राजस्व कहां है, राजस्व आरक्षित विषयों में है। ये बात हम समझ रहे हैं। अब यहां क्या हो रहा है, जैसे हमने पहले कहा कि जो अंग्रेजों के पक्षधर हैं, जो अंग्रेजों के वफादार हैं, उन लोगों को शांत रखने, उन लोगों को अपने फेवर में रखने का एक और प्रयास है। अच्छा, और आगे चलते हैं, फिर क्या कह रहे हैं, यही डायरकी भी कहलाई, इसी को डबल रूल भी कहते हैं, द्वैध शासन भी यही कहलाया। और एक बात और समझिए, जो प्रोविंशियल डायरकी है, जो प्रांतीय द्वैध शासन है, उसका जनक कहा जाता है सर लियोनल कर्टिस को। इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे क्या हो रहा है, इन्होंने क्या किया कि केंद्र में, सेंटर में द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया। मतलब केंद्र में विधायिका के 2 सदन होंगे
उच्च सदन को क्या कहा गया? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और जो निम्न सदन था उसे कहा गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। और यहां पर एक बात और भी कही गई कि इन दोनों ही सदनों में अधिकांश जो मेंबर्स होंगे वो डायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे। अब देखिए समझिए, इलेक्शंस का यूज पहले शुरू हो चुका है लेकिन इनडायरेक्ट था, यहां पे क्या हो गया? डायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत हो रही है। और क्या कह रहा है कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 1909 में हमने शुरू किया, इन लोगों ने, अंग्रेजों ने, भारत में विभाजन करने के लिए, जैसा हम पहले के क्लासेस में आपको बता चुके हैं कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया, वहां तक संतुष्टि नहीं मिल रही और फर्दर डिवीजन करना है। क्या किया? सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोप वासियों को भी पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया। अच्छा, इसके अलावा देखो 3 आधारों पर, वो 3 आधार क्या है? प्रॉपर्टी यानी संपत्ति, कर, टैक्स और शिक्षा, एजुकेशन के आधार पर लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, यहां से ग्रांटेड फ्रेंचाइज हुआ, डायरेक्ट इलेक्शन से शुरुआत हुई और एक नया पद बना इसी अधिनियम के माध्यम से। वो पद क्या था? भारत के लिए लंदन में उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। और इसको जो भारत सचिव था उसके ही कुछ कार्य इसको सौंपे गए हैं। इसी अधिनियम के माध्यम से लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई, जो 1926 में गठन भी किया गया उसका। और यहां एक और इंटरेस्टिंग बात है, देखिए फिर से मैं बात करूंगा, जो रेवड़ियां बांटने की बात हो रही थी, एक और बड़ी रेवड़ी आ रही है, बड़ी अच्छी लगेगी, मीठी लगेगी। राज्यों से क्या कहा जा रहा है? साहब आपका बजट केंद्रीय बजट से अलग, और राज्यों की जो विधायिकाएं थी, जो सरकारें थी, उनको ये शक्ति भी प्रदान कर दी कि साहब आप अपना बजट खुद तैयार भी कर सकते हैं और उसको लागू भी कर सकते हैं। लेकिन समझिए, यहां भी गवर्नर बैठा है, यहां भी सारी शक्ति अभी भी गवर्नर के हाथ में। तो ये दिखाने वाली कैंडी है, मिलेगी नहीं। आगे चलिए, जब बजट अलग हो गया, महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार इसमें दिया गया। और एक इंटरेस्टिंग बात, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 6 में से 3 सदस्य भारतीय होने थे, लेकिन कमांडर इन चीफ को छोड़कर। देखिए यही फैक्ट्स हैं, इन्हीं के बेसिस पर आपको प्रश्न मिलेंगे, इन्हीं चीजों को हमें ध्यान रखना है, इन्हीं चीजों को हमें समझना है। ठीक है, अब आगे क्या हुआ? महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। अब एक और चीज इसकी है जो अभी बहुत हाल ही में एक परीक्षा में पूछी गई, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, इसे नरेंद्र मंडल भी कहते हैं। इसमें 108 देशी रियासतों से 120 प्रतिनिधि इसमें शामिल किए गए थे। ये वस्तुतः इस ओरिजिनल अधिनियम में नहीं था, ये इस अधिनियम में एक अमेंडमेंट हुआ 1921 में, उस अमेंडमेंट के माध्यम से इस अधिनियम में जोड़ा गया और 1921 में ही ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस एग्जिस्टेंस में आया, तभी इसे बनाया गया। और एक इंपॉर्टेंट और लास्ट बात इस अधिनियम की, कि इस अधिनियम में एक प्रावधान यह भी किया गया कि इस अधिनियम के लागू होने के 10 वर्ष बाद इसकी कार्यकारण को जांच करने और अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट देने के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा। और यही कमीशन था साइमन कमीशन, जो 2 साल पहले आ गया। 2 साल पहले आ गया, क्योंकि 10 वर्ष आना चाहिए तो 1929 में आना चाहिए, लेकिन वो आ गया 27 में उसकी नियुक्ति हो गई, जिसके कारण उसका विरोध भी हुआ। आगे की क्लासेस में उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे।